नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर मेक इन इंडिया के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने की कुछ उपलब्धियां साझा की। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारामन को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। गुजरात सरकार ने राज्य के 13 चिकित्सा महाविद्यालयों में शुल्क घटाने की घोषणा की। केरल में लगातार तेज वर्षा के कारण प्रशासन ने 8 जिलों के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की। और ओमान तट के पास तेल टैंकर पलटने से चालक दल के लापता 16 सदस्यों में 13 भारतीय शामिल। समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया है कि मेक इन इंडिया के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में मेक इन इंडिया की झलक दिखलाते हुए बताया गया है कि भारतीय साइकिलों की दुनिया भर में मांग हो रही है। ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड्स में निर्यात बढ़ा है। ये वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है। पोस्ट के अनुसार बिहार में बने जूतों का इस्तेमाल अब रूसी सेना कर रही है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे क्रिकेट विश्व कप नजदीक आया, कश्मीर में बने बल्ले की भारी मांग होने लगी। ये बल्ले भारत के उत्कृष्ट शिल्प कौशल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव का उदाहरण पेश करते हैं। वहीं अमरीकी बाजार में अमूल अपने उत्पाद उतारकर भारत के अनूठे स्वादों को दुनिया भर में पहुंचा रहा है। भारत की यूपीआई प्रणाली अब वैश्विक बन गई है, जो कई देशों में निर्बाध डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाती है। भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम से बनी ब्रह्मोस मिसाइलें अब दक्षिणी चीन सागर में तैनात हैं। ये विकास भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ाने में देश की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। इसके अलावा अमेजन की ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे बिक्री में भारतीय उत्पादों का दबदबा है, जो उनकी वैश्विक अपील को उजागर करता है। सफलता की ये कहानी भारत में निर्मित वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय मांग और वैश्विक ई-कॉमर्स बाजारों में भारत की बढ़ती पैठ को दर्शाती है। भारत ने जेनेवा में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध ICCPR के तहत मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। एक रिपोर्ट। पश्चिम क्षेत्र के सचिव पवन कपूर और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक मामले, विदेश मंत्रालय, जनजातीय कार्य, गृह मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। समिति के सदस्यों ने बहुलवाद, अहिंसा और विविधता जैसे सिद्धांतों में निहित भारत की परंपराओं और लोकाचार की सराहना की। समिति ने ये भी कहा कि भारत में एक जीवंत संसदीय लोकतंत्र है, जिसने हाल ही में सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस समीक्षा ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे के साथ भारत की वचनबद्धता को प्रदर्शित करने के साथ चिंताओं को संबोधित करने के प्रति इसकी इच्छा भी दिखी। भारत अपने नागरिकों के मानव अधिकारों का संरक्षण करने और बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखेगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्यों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराव, महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वीके पॉल और आनंद विरमानी आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से 12 अगस्त तक चलेगा। बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सावधान, आपका लालच ही साइबर अपराधियों की ताकत है। कैशबैक पाओ, क्लिक करो पैसे कमाओ, रेट करो पैसे कमाओ, शेयर मार्केट में पैसे बनाओ, आईपीओ अलॉटमेंट कंफर्म पाओ, महंगी चीजें सस्ते में पाओ, तत्काल लोन पाओ। ऐसे दावों के झांसे में ना आए। साइबर अपराधियों से सावधान रहें। शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को। गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात सरकार ने राज्य की ओर से संचालित 13 चिकित्सा महाविद्यालयों में शुल्क घटाने की घोषणा की है। राज्य कैबिनेट की बैठक में कल यह निर्णय लिया गया। पिछले महीने राज्य सरकार की ओर से 2024-25 के लिए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में शुल्क बढ़ाने संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद छात्रों और राजनीतिक दलों के विरोध को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। गांधीनगर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि सभी 13 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में 2100 सीटों पर यह निर्णय लागू होगा। गुजरात के मुख्य सचिव राजकुमार ने आकाशवाणी को बताया कि छात्रों के हित में राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। ये हमारी GMERS सोसाइटी है। सोसाइटी के तहत 13 मेडिकल कॉलेज चलाए जाते हैं। पहले फीस को सरकारी कोटा और मैनेजमेंट कोटा में बढ़ाया गया था, जिसको सरकार ने घटाने का निर्णय लिया है। पहले सरकारी कोटा में फीस 3,30,000 हुआ करती थी, पहले बढ़ा के 5.5 लाख किया गया था और घटा के अब 3,75,000 कर दिया गया है। इसी तरीके से मैनेजमेंट का फी का दर था 9,07,000, जिसे पहले बढ़ा के 17 लाख किया गया था, लेकिन घटा के फिर 12 लाख कर दिया गया। इस तरीके से इस साल एडमिशन होंगे, उसमें फी जो बढ़ाई गई थी उसमें काफी हद तक 14% सरकारी कोटा में और 32% मैनेजमेंट कोटा में घटा दिया गया है। ये निर्णय सरकार ने कल कैबिनेट में लिया है। तेलंगाना सरकार कल से फसल कर्ज माफी की योजना लागू करेगी। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में ये घोषणा की। राज्य में 2 लाख रुपए के कर्ज माफी कार्यक्रम की शुरूआत पहले 1 लाख रुपए के कृषि ऋणों की माफी के साथ होगी। राज्य सरकार कल शाम से किसानों के ऋण खातों में सीधे ये रकम जमा करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अस्थायी आदेश जारी करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं पर राज्यपाल CV आनंद बोस के विरुद्ध सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के अपमानजनक और गलत बयान देने पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति कृष्णा राव की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की ओर से दायर मानहानि के मामले पर अंतरिम आदेश में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं को 14 अगस्त तक सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के ऐसे बयान देने से रोक दिया है जिससे राज्यपाल की मानहानि होती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल बोस संवैधानिक पद पर हैं और उन पर निजी हमले नहीं किए जा सकते। केरल में लगातार तेज वर्षा के कारण प्रशासन ने 8 जिलों के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, पलक्कड़, त्रिशूर, इडुक्की, अलापुझा और कोट्टायम में शिक्षा संबंधी महाविद्यालयों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी रहेगी। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि पहले से निर्धारित परीक्षाओं के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे।
मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 4 दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। ओमान तट के पास एक तेल टैंकर के डूबने से 13 भारतीय सहित 16 लोग लापता हो गए हैं। चालक दल के अन्य 3 सदस्य श्रीलंका के हैं। ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने कहा कि कोमोरोस ध्वजवाहक तेल टैंकर डुक्म के बंदरगाह शहर के पास बंदरगाह के 25 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में पलट गया। डुक्म का बंदरगाह ओमान के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है, जो सल्तनत की प्रमुख तेल और गैस खनन परियोजनाओं के करीब है। आज मुहर्रम है। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत के दिन में याद में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर देश भर में ताज़िये के जुलूस निकाले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के अवसर पर सभी जिलों में प्रशासन सतर्क है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुहर्रम के दौरान कोई भी परंपरा विरोधी गतिविधि नहीं होनी चाहिए और किसी को भी अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर और अम्बेडकर नगर समेत अन्य जिलों में मुहर्रम जुलूस के रूट तय कर दिए हैं। इस बार मुहर्रम जुलूस के रूट पर कैमरों से नजर रखी जाएगी। लखनऊ में कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया गया है और संवेदनशील जगहों पर वीडियोग्राफी के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देवघर में इस महीने की 22 तारीख से शुरू होने वाले श्रावणी मेले में पहली बार झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए एआई आधारित प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उपकरणों का उपयोग करेगी। राज्य पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने इस बड़े मेले के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए हैं। श्री सिंह ने कहा कि श्रद्धालुओं को लेकर सही समय पर दी गई सूचना इस प्रौद्योगिकी के जरिए संभव होगी। सुमित नागल स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला मरियानो नावोनी से होगा। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल एटीपी रैंकिंग में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 68वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद लवलीन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण लिखता है, आतंकियों को मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर चल रहा है तलाशी अभियान। राजस्थान पत्रिका ने इसे कायराना हरकत बताया है। वहीं अमर उजाला ने शहीद हुए कैप्टन थापा की मां के इन साहसी शब्दों को दिया है कि बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये कहना कि मॉरिशस का विकास भारत की विश्व बंधु भूमिका का आदर्श उदाहरण है, अमर उजाला में है। पत्र ने आगे लिखा है, द्विपक्षीय देश की विकास यात्रा बरकरार रहेगी, भारत का समर्थन मिलता रहेगा। नीट का पेपर चुराने वाले आरोपी को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने को हिंदुस्तान ने शिकंजा बताते हुए लिखा है, गड़बड़ी या चूक को रोकने के लिए परीक्षा सुधार समिति को मिले हजारों सुझाव। दैनिक भास्कर ने पश्चिम बंगाल में काली भोग समेत आम की 65 प्रजातियां खत्म होने की कगार पर को चिंताजनक बताते हुए लिखा है, मालदा जिला आम का कटोरा कहा जाता है और यहां से यूरोप तथा अमेरिका के लिए आम का निर्यात किया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर मेक इन इंडिया के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने की कुछ उपलब्धियां साझा की। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारामन को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। गुजरात सरकार ने राज्य के 13 चिकित्सा महाविद्यालयों में शुल्क घटाने की घोषणा की। ओमान तट के पास तेल टैंकर डूबने से चालक दल के लापता 16 सदस्यों में 13 भारतीय शामिल। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।